काम का ही नहीं आपके लिए, और आपकी कंपनी भी घाटे में है। आप ना मेरी बात, एक अच्छा सा रिच पावरफुल हस्बैंड ढूंढ लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। जब जावेरी खानदान के बाकी परिवार वालों को मैम्बो अंकल का किस्सा पता चला तो सभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे। सिर्फ मैम्बो अंकल ही नहीं बल्कि अनिका के चाचा के बच्चे भी काफी स्मार्ट थे और उन्हें समझ आ रहा था कि ये डील सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई थी। बहरहाल उन्हें हार का सामना करना पड़ा और अब कल्याणी चाहती थी कि इस मैटर को कोई और हैंडल करे। नवीन, कोई बात नहीं, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बोलते हुए कल्याणी के चेहरे पर गुस्सा और उदासी दिख रही थी। ये जो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, ये सुना है बहुत ही जवान है और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का मौका मिला है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसमें घमंड ना हो। और ऐसे में वो हमारी जैसी फैमिलीज के साथ शुरुआती के दिनों में ऐसा तो करेगा ही, लेकिन उसने ये भी कहा है कि वो हमारे खानदान के और लोगों के साथ भी मिलना चाहता है, और अगर उसे जिसमें दिलचस्पी दिखी तो वो उसके साथ खुशी खुशी मीटिंग करके डील फाइनल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये डील हमारे हाथ से नहीं गई। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो भानुशाली ग्रुप के सीईओ के साथ मीटिंग करने में अपने आप को ज्यादा सूटेबल समझता है? भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने नवीन जावेरी को बिना मिले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में अब जावेरी खानदान के बाकी लोग सोच रहे थे कि कौन वहां जाकर हलाल होना चाहता है। अरे, तुम लोग में से कोई भी वहां नहीं जाना चाहता है? एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे तो वहीं अचानक से मैम्बो अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ, मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से मिलने के लिए हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा ठीक रहेगी। मैम्बो अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था। हालांकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि मैम्बो अंकल ये सब क्यों कर रहे हैं, जिससे वो अनिका के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। लेकिन अनिका ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम्बो अंकल इतने बेशर्म हो जाएंगे कि इतने हाई प्रोफाइल मैटर में सीधा उसे इन्वॉल्व कर देंगे। और यही सोचते हुए उसने कहा, दादी, लेकिन मैं इतने बड़े मैटर को कैसे? अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए। लेकिन इससे पहले कि अनिका कल्याणी को समझाते हुए अपना कोई रीजन देती, मैम्बो अंकल यानी नवीन जावेरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अनिका बेटी, तुम्हारी दादी भी यही चाहती है कि तुम जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूट करो, और तुम्हारे पापा ने भी यही किया था। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढ रही? दादी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं... अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर मैम्बो अंकल को मजा आ रहा था। देखो अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अंजी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है और तुम्हें उसमें बहुत नुकसान हो चुका है। तुम्हें अपनी कंपनी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की जरूरत है ना? देखो अनिका, ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से हमारी ये डील क्रैक हो गई तो दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा देगी। माँ, मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। आपको क्या लगता है? कल्याणी के दिल में मैम्बो अंकल की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। वो कल्याणी के सबसे फेवरेट थे। जाहिर सी बात है कि उनके सजेशन ने कल्याणी के मन में अनिका को लेकर अटेंशन पैदा कर दी थी। तो ठीक है अनिका, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से
मीटिंग करने के लिए जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और इस डील को क्रैक करो। डू नॉट लेट मी डाउन। दादी लेकिन मैं तो ठीक है, कल अनिका हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। फिर जो होगा देखेंगे। अभी के लिए ये मीटिंग खत्म करते हैं और जिसको जो भी करना है कर सकता है। जब अनिका की नजर मैम्बो अंकल पर पड़ी जो उसे देखकर हंस रहे थे, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अनिका के मन में क्या चल रहा है या फिर वो क्या कहना चाहती है, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही कल्याणी ने मीटिंग खत्म की, वैसे ही एक एक करके सभी वहां से जाने लगे थे। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। सावेरी खानदान में सभी को पता था कि भानुशाली ग्रुप के साथ डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब ये इम्पॉसिबल टास्क अनिका के सर पर आ गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कल भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ मीटिंग में क्या करने वाली है, और यही सब सोचते हुए अब अनिका को बहुत घबराहट होने लगी थी। जब अनिका को कुछ भी समझ नहीं आया, तो अनिका ने अपनी कजिन भाग्या को कॉल किया। भाग्या अनिका से छोटी थी, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, और इसलिए अनिका उससे हमेशा कोई ना कोई सजेशन तो लेती ही रहती थी। साथ ही साथ अनिका भाग्या से ये भी जानना चाहती थी कि क्या उसके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं जिनकी वजह से अनिका का काम आसान हो जाए, और उसे उसके साथ चलने के लिए कहा। क्योंकि भाग्या छोटी थी, इसलिए जावेरी खानदान उसे तो भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिलने का मौका नहीं देगा, लेकिन तो क्या हुआ, कम से कम वो अपनी बहन अनिका की मदद तो कर ही सकती है। फिर क्या था, तुरंत ही भाग्या अनिका के घर आ गई और दोनों कल की होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन के बाद अनिका को वाकई में लगने लगा कि शायद वो ये काम कर सकती है। अब ना तो उसे घबराहट हो रही थी और ना ही उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। भाग्या के कदम फ्रिज की तरफ बढ़े और फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उसने कहा, दीदी नक्श दिखाई नहीं दे रहा, घर में नहीं है क्या? मुस्कुराते हुए अनिका ने जवाब दिया, जब मैं आज ऑफिस गई थी तो मेरे साथ निकला था, और जब वापस आई तो घर पे नहीं था। लाइक आई रियली केयर। अनिका की बात सुनकर भाग्या को बोलने का मौका मिल गया। अनिका के करीब आते हुए उसने कहा, दीदी एक बात बताओ, आई रियली एडमायर यू एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। लाइफ में ना आपने एक गलती कर दी, नक्श से शादी कर दी। आई मीन आपको 2 साल हो गए और आपने उसे डाइवोर्स लेने का सोचा भी नहीं। भाग्या की बात सुनकर अनिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। इससे भाग्या की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, दीदी अब आपको ना आपके बारे में सोचना चाहिए। वो नक्श आपके लिए सही नहीं है, कुछ काम का ही नहीं आपके लिए। और बड़ी माँ को भी बच्चा चाहिए। 2 साल हो गए, अब प्रेग्नेंट नहीं हुई, ना वो नक्श को फिजिकल होने देती हो, और आपकी कंपनी भी घाटे में है। आप ही सोचो कितना कर्जा है। आप ना मेरी एक बात, एक अच्छा सा रिच पावरफुल हस्बैंड ढूंढ लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, पर अब ये सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है। 2 साल हो गए मेरे शादी को, अब रहने दो, नो पॉइंट। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भाग्या ने अपनी टोन बदलते हुए कहा, तो जिसकी शादी होती है वो क्या डाइवोर्स नहीं देते? हाँ? तभी अचानक से नक्श सीटी बजाते हुए अपनी ही धुन में दरवाजे से अंदर आ रहा था। जब नक्श ने भाग्या को देखा, तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए नक्श अनिका के पास सोफे पर बैठ गया। भाग्या नक्श को बड़े गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये नक्श तो हमेशा टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहन के घूमता है, इसके जैसा लूजर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अनिका, तुम्हें अंजी कॉर्पोरेशन के लिए अभी भी कैपिटल की जरूरत है? अनिका ने नक्श की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो अपने नाखूनों पर था, क्योंकि कल उसकी मुलाकात भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से हो रही थी और अनिका उसके सामने प्रेजेंटेबल लगना चाहती थी। यही वजह थी कि अनिका खामोश रही और अपना काम करती रही। ये देखकर नक्श ने फिर से कहा, अनिका, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बता दो ना, पैसे चाहिए ना तुम्हें। इस बार अनिका
नक्श की बात सुनकर इरिटेट हो गई और कड़क अंदाज में बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? कुछ खजाना मिला है? और क्या तुम अंजी कॉर्पोरेशन को नुकसान से बचा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो? हाँ, तुम यूजलेस हो और तुम्हें पता है कि अनिका को ये सब बारे में बात करना नहीं पसंद, पर तुम जानबूझ के ये सब करते हो ताकि मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। तो तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, उसे खुश नहीं रख सकते क्या? ऐसा कुछ कर नहीं सकते तुम? अनिका ने तुरंत ही भाग्या की ओर कड़क अंदाज में देखा और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो मुंह बंद करे और नक्श को क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल जब बैम्बू अंकल ने जावेरी मैंशन में सबके सामने अनिका को एम्बैरस किया, तब एक नक्श ही था जिसने अनिका की साइड ली और उसका सपोर्ट किया। तो अब अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी नक्श की बुराई करे। ये पहली बार था जब नक्श ने देखा कि अनिका उसके लिए स्टैंड ले रही थी और ये देखकर नक्श के अंदर गजब की हिम्मत आ गई। अब नक्श भाग्या को घूर रहा था। मुस्कुराते हुए नक्श ने भाग्या से कहा, इसको क्या नहीं? जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े ही तो माफ करते हैं, तभी तो ये लोग सीखें। वो क्या है ना भाग्या, हमारे मैटर में तुम्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, एक। और दूसरी बात, मैं अंजी कॉर्पोरेशन के लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं तो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि क्या है ना उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी बात, मैं कितना यूजफुल हूँ यूजलेस हूँ उससे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे पता है कि कब और क्या अंजी कॉर्पोरेशन के लिए करना चाहिए। नक्श की बात सुनकर सिर्फ भाग्या ही नहीं बल्कि अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। अच्छा, बताओ बताओ, हाँ, क्या कर सकते हो अंजी कोऑपरेशन के लिए, या कुछ कर भी सकते हो, या सिर्फ हवा में बातें करनी आती है तुम्हें जो तुम हमेशा करते हो? हाँ, भाग्या की हंसी बढ़ती जा रही थी। अब नक्श भाग्या को किस अंदाज में जवाब देगा? क्या अनिका उन दोनों को शांत करवाएगी या फिर नक्श इस बार कुछ बड़ा करने वाला था जो अनिका और भाग्या के लिए बहुत सरप्राइजिंग होगा? कल की मीटिंग में क्या होगा? क्या नक्श अनिका से मिलेगा या फिर नक्श ने इस सिचुएशन की पहले से ही तैयारी कर ली थी? क्या अनिका जावेरी खानदान को भानुशाली ग्रुप की डील दिला पाएगी? अगर ऐसा हुआ तो फिर मैम्बू अंकल का क्या होगा? आइए जानते हैं